तो अभी बात करते हैं कि आप अपना टैक्स रिफंड मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हो। तो अभी ये वीडियो शुरू करने से पहले मुझे ये बताना कमेंट करके कि आज तक आपने कोई भी अपना टैक्स फाइल किया है या नहीं। अगर कनाडा में हो तो स्पेशली मुझे बताना कि आपने टैक्स फाइल किया है या नहीं, और आपको रिफ़ंड आया था उस चीज़ का या फिर आपको पैसे देने पड़े थे। और हाँ, मेक श्योर कमेंट करना यार, लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प होती है अगर आप कनाडा से देख रहे हो। और अगर इंडिया से देख रहे हो, अगर कोई भी आपको क्वेश्चन होगा तो कमेंट करना टैक्स के रिलेटेड। तो अगर किसी को भी आंसर पता होगा उस क्वेश्चन का तो एक दूसरे का रिप्लाई कर देना प्लीज़, बहुत हेल्प होती है एक दूसरे की, ठीक है। ऐसे तो कनाडा में पूरा साल हम काम करते हैं और हम भर भर के गवर्नमेंट को टैक्सेस देते हैं, और कितना टैक्स देते हैं ये डिपेंड करता है आपकी इनकम पर। लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर जब हमें अपना टैक्स फाइल करना होता है ना, तो टैक्स की डेडलाइन होती है अप्रैल 30। हमें अप्रैल 30 से पहले अपना टैक्स फाइल करना पड़ता है। लेकिन कुछ पैसे उस वक्त गवर्नमेंट हमें वापस भेजती हैं, तो एट दैट टाइम हमें रिफंड आता है गवर्नमेंट की तरफ से। क्यों होता है ये सारा कुछ हम इसी वीडियो में बात करेंगे, और वो वाला रिफंड आप इंक्रीज कैसे कर सकते हैं मैं ये सब आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। जो ऑलरेडी कनाडा में है वो तो उनके लिए ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, लेकिन जो कनाडा आने वाले हैं उनके लिए और भी ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत काम आएगी अगले साल या फिर उसके अगले साल जब भी आप अपने टैक्स फाइल करोगे। इसलिए मेक श्योर आप ये वाली वीडियो सेव कर लेना। एनीवेज, वेलकम बैक टू कनाडा व्लॉग। जो नया है मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके तो हमको कैसे लगे वीडियो। लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल डे विद दिस ब्यूटीफुल व्लॉग। तो अभी शुरू करते हैं सबसे पहले हाउ यू कैन गेट मैक्सिमम रिटर्न इन कनाडा, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि आपको टैक्सेस देने क्यों पड़ते हैं, ठीक है। जब आप अपना टैक्सेस देते हैं ना पूरा साल, जितनी आपकी इनकम होती है, डिफरेंट टैक्स ब्रैकेट्स होती है, वो मैं साथ में पिक्चर लगा दूंगा, उसमें आप देख लेना कि आपको कितनी इनकम पर कितना टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। तो पूरा साल आपका टैक्स करता है। जब भी आपकी इनकम आती है ना आपके हाथ में, लेट्स से कि आपकी जो इनकम है $50,000, लेकिन आपको कटाकर आपके हाथ में थोड़ी ही आएगी, इतनी नहीं आएगी, तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा टैक्स चला जाता है। लेट्स से आप वीकली बना रहे हो $1,000 और आपके जेब में 1,000 नहीं आएंगे, उसमें से टैक्स कटेगा। पहले जितना भी होगा $200-300 उतना टैक्स कटेगा, गवर्नमेंट वो टैक्स काट लेती है। लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर आपको रिफंड आता है। सबसे पहले आपको उसी टैक्स में से निकल कर रिफंड आता है। वो क्यों? जितना गवर्नमेंट ने टैक्स डिडक्ट करना होता है ना, वो उसमें से जितना आपने पूरा साल दिया है ना टैक्स, वो उसमें से कुछ अपना हिस्सा रख लेते हैं। जो टैक्स का बनता है, जो लीगली टैक्स पे करना होता है, वो अपने पास रख लेते हैं। उसमें से कुछ टैक्स ऐसा होता है जो गवर्नमेंट ने ज़्यादा काटा होता है, ठीक है, पूरे साल में से। तो जो एक्स्ट्रा होता है, जो गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा काट लिया होता है पूरे साल में, वो आपको रिफंड आता है। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट ने किसी का कम टैक्स काटा होता है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर उनको पे भी करना पड़ जाता है कभी कभी। बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस होती है जिससे आप अपना रिफंड मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो अभी बात करते हैं कि आप अपना टैक्स रिफंड मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले आप अपना रेंट क्रेडिट्स क्लेम कर सकते हो। तो जो भी, अगर आप लीज पर रहते हो ना, लेट्स से आप लीज पे रहते हो कनाडा में और आप अपना रेंट देते हो, जितना भी आप रेंट देते हो ना, उससे आप अपने कुछ रेंट क्रेडिट्स क्लेम कर सकते हो। और वो क्रेडिट्स किस लिए काम होंगे? आपकी टैक्सेबल इनकम कम करने के लिए। तो जैसे आपकी टैक्सेबल इनकम कम होगी तो उतना ही टैक्स कम लगेगा, फिर उससे उतना ज़्यादा आप अपना टैक्स सेव कर सकते हो, फिर उससे आपका रिफंड एक्स्ट्रा आएगा। लेकिन ये याद रखना, ये सिर्फ वही कर सकता है जिसके नाम पर लीज होती है। तो इसलिए कहते हैं कि लीज करवा लिया करो, लीज का काफ़ी फ़ायदा होता है। सेकंड थिंग इज क्लेम योर ट्यूशन क्रेडिट्स। अब ट्यूशन क्रेडिट्स क्या होते हैं? अब ट्यूशन क्रेडिट्स का एक फॉर्म होता है T2202A, ऐसे करके फॉर्म होता है। ये फॉर्म आपको अपने जिस कॉलेज में आप स्टडी कर रहे हो ना कनाडा में, तो वहाँ पर आपने जो फीस दी हुई है, एवरी सेमेस्टर की फीस, ऑलमोस्ट आप बहुत ज़्यादा फीस देते हो ना, उसके आपको क्रेडिट्स मिलते हैं। अब वो क्रेडिट्स कैसे यूज़ होंगे? जब आपकी स्टडी कंप्लीट होगी, आपने स्टडी के बाद अपना टैक्स फाइल करना है ना पहला, उस वक्त आप वो वाले क्रेडिट्स यूज़ कर सकते हो। अब आपकी जो भी टैक्सेबल इनकम होगी, वो वाली टैक्सेबल इनकम को कम करने के लिए, तो वो वाले क्रेडिट्स उस इनकम पर यूज़ होंगे। उससे आपको जो रिफंड आना है ना गवर्नमेंट की तरफ से, वो आपका और ज़्यादा हो जाएगा। अब उसके लिए आपको फॉर्म चाहिए T2202A। वो आपको कहाँ से मिलेगा? वो फॉर्म आपको अपनी वेबसाइट से मिल जाएगा। जैसे कॉलेज की वेबसाइट होती है, स्टूडेंट सेंटर की वेबसाइट होती है ना, जिस कॉलेज में भी आप स्टडी कर रहे होंगे, वहाँ पर उनकी वेबसाइट पर आपका अकाउंट बना होगा। यहाँ पर आप अपनी सारी चीज़ें हैंडल कर सकते हो, वहीं पर आपको ये वाला फॉर्म मिल जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज T4। अब पूरा साल हम काम करते हैं ना कनाडा में, पूरा साल। अब जो भी हमने काम सिन पर किया होता है ना, सिन पर का मतलब क्या है? जो काम हमने लीगली किया होता है काम कनाडा में। जो कैश काम होते हैं ना, वो लीगल नहीं होते। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि हम कैश काम 20 घंटे से ज़्यादा कर सकते हैं। भाई ये जो कैश काम होते हैं ना, ये काम क्या होते हैं? ये
होते हैं कि गवर्नमेंट को पता नहीं होता कि आप ये वाला काम कर रहे हो। ये सिर्फ आप गए, आपने काम किया, उसके बाद उस बंदे को आपका नाम तक भी नहीं पता जो आपसे काम करवा रहा है। तो ये होता है कैश काम। लेकिन जो लीगल काम होते हैं ना, अगले जिस बंदे के पास काम करने जा रहे हो उसके पास आपकी एक एक इन्फॉर्मेशन होगी। अब आप जब लीगल काम करते हो ना कनाडा में, तो उसके एट द एंड ऑफ द ईयर आपको T4 मिलते हैं। जो वो T4 होते हैं ना, वो आपके मेलिंग एड्रेस पर मेल करते हैं जिसके लिए भी आपने काम किया। अगर आपने किसी एजेंसी के थ्रू काम किया है या फिर आपके ही हायर हुए कंपनी में, वो कंपनी वो T4 आपको मेल करेगी आपके एड्रेस पर। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम अपने एड्रेसेस चेंज करते रहते हैं बहुत सारे, और हम एड्रेस अपडेट करना भूल जाते हैं, तो वो T4 गलत एड्रेसेस पर चल जाते हैं। तो क्या आपको वो वाला फॉर्म नहीं मिलेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप तब भी वो वाला फॉर्म ढूंढ सकते हो। वो कहाँ से? कनाडा में अगर आप हो, आपको पता होगा कि आपका CRA की वेबसाइट पर अकाउंट बनता है ना, उस वेबसाइट पर जाकर आप अपने पूरे साल के T4 निकाल सकते हो। यहाँ तक कि आपने पिछले सालों में भी जितना भी काम किया है उन सब के भी T4 आप वहाँ से निकाल सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज इंक्लूड योर मेडिकल एक्सपेंसेस इफ़ यू पेड एनीथिंग। बहुत बार तो ऐसा होता है कि कनाडा में हर एक स्टूडेंट की इंश्योरेंस होती है, जैसे कि आपकी ज़्यादा कॉलेज की तरफ से इंश्योरेंस होगी है ना, अगर आपको कुछ हो जाए तो फिर वो इंश्योरेंस कवर कर लेती है। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि कई बार इंश्योरेंस नहीं होती किसी की, और वो बीमार पड़ जाते हैं कनाडा में, देन दे हैव टू गो टू द डॉक्टर एंड दे हैव टू पे फ्रॉम देयर ओन पॉकेट। अगर आपने अपनी ओन पॉकेट में से पे किया है ना, देन यू कैन क्लेम दोज एक्सपेंसेस एज वेल। मेक श्योर कि आप रिसीट वगैरह संभाल कर रखना अगर आप कभी डॉक्टर के पास गए, और जब अपने टैक्स फाइल करना है वो वाली रिसीट यूज़ करना अपने मेडिकल एक्सपेंसेस क्लेम करने के लिए। नेक्स्ट इज फॉर उबर ड्राइवर्स, ठीक है। अब ये ध्यान से सुनना, अगर आप कनाडा में अपनी कार यूज़ कर रहे हो फूड डिलीवरी करने के लिए या फिर उबर वगैरह चलाने के लिए, एट दैट पॉइंट व्हाट यू कैन डू, तो पूरा साल आपने उबर चलाई तो उसमें आपने अपने काफ़ी ज़्यादा तेल भी डलवाया होगा, आपको गैस डलवानी पड़ी होगी, कार की मेंटेनेंस करवानी पड़ी होगी। यू कैन क्लेम ऑल दीज एक्सपेंसेस एट द टाइम ऑफ टैक्सेस। यू कैन क्लेम योर मेंटेनेंस एक्सपेंसेस और व्हीकल एक्सपेंसेस और गैस एक्सपेंसेस। जितने भी एक्सपेंसेस होंगे ये सारे आप क्लेम कर सकते हो एट द टाइम ऑफ टैक्सेस। लेकिन आपको एक और बात बताना चाहूँगा, मोस्टली जो उबर चलाते हैं उनको पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता, अगर आप उबर चलाते हो ना, स्किप द डिशेस चलाते हो, कोई भी ऐसे फूड डिलीवरी वाला काम करते हो ना, वो जो आपको इनकम आती है ना, जैसे उबर की कोई राइड आई और आपके अकाउंट में सीधे किसी से $10 आ गए। अब वो $10 कैसे आए? उस $10 में से जो टैक्स कटना चाहिए था ना गवर्नमेंट की तरफ से, वो नहीं कटा। जो आप काम करते हो वैसे लीगली किसी कंपनी में, वो आपको जो इनकम देते हैं ना, वो टैक्स वगैरह काट कर देते हैं। लेकिन उबर वाले टैक्सेस नहीं काटते। अब वो वाले टैक्सेस आपको कब पे करने पड़ते हैं? वो आपको पे करने पड़ते हैं एट द एंड ऑफ ईयर, और वो बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। मैं आपको एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता सकता, अभी ये बहुत बड़ा पंगा पड़ता है जब जो उबर वगैरह चलाते हैं, क्योंकि इतने सारे पैसे बंदा सेव नहीं करता। तो इसलिए मेक श्योर अगर आप चला रहे हो ना उबर, तो अपने जो टैक्सेस होंगे आपके, वो अभी से साइड पे निकाल कर रखने शुरू कर दो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर आपको वो पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे जो मैंने आपको बताया ना, यू कैन क्लेम योर गैस एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। तो ये सारे जब आप एक्सपेंसेस क्लेम करोगे तो इनके क्रेडिट्स आपको इनके क्रेडिट यूज़ करके आपको कम टैक्स पे करना पड़ेगा उबर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज यूज योर RRSP अकाउंट। RRSP होता है रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग्स प्लान। अब अगर आप कनाडा में हो ना, तो आप RRSP में अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। RRSP क्या होता है? अब इसकी लिमिट होती है हर साल की, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे RRSP की लिमिट बढ़ेगी। लेट्स से कि आपने $50,000 साल की आपकी नेट इनकम है, जितना आपने कमाया साल में पूरा, वो आपने $50,000 तक कमाया है। अब आपको $50,000 के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, है ना। अब अगर आप अपने अकाउंट में से निकाल कर कुछ पैसे, अगर आपकी लिमिट $9,000 है, $8,000 है, या फिर आप जरूरी नहीं है कि आपको उतने ही डालने पड़ेंगे, अगर आपने $2-3 हज़ार डॉलर ना अपने RRSP में ट्रांसफ़र कर दिए, अब वो जो 3,000 आपने RRSP में ट्रांसफ़र किए हैं ना, वो आपके टैक्सेबल इनकम में से कम हो जाएंगे। लेट्स से आपने $50,000 पर टैक्स पे करना था, अभी आपको जस्ट $47,000 पर टैक्स पे करना पड़ेगा। अब जो वो $3,000 पर गवर्नमेंट ने टैक्स काटा है आपका, वो आपको वापस करेगी, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपने जो पैसे ट्रांसफ़र कर दिया उन पर आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। अब ये जो मनी होती है ना, इसके टैक्सेस डेफर होते हैं। ये होता है रिटायरमेंट प्लान। कभी भी जब आपको ज़रूरत पड़े आप इस अकाउंट में से पैसे निकाल भी सकते हो। बहुत लोगों ने कोविड की वजह से वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से वो होम ऑफिस एक्सपेंसेस भी क्लेम कर सकते हैं। उसके लिए जो आपको फॉर्म चाहिए वो है T2200। ये याद रखना फॉर्म, अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो। यू कैन क्लेम अप टू $500 इन 2022, ठीक है। इस साल अगर आप अपना टैक्स कर रहे हो ना फाइल, तो फिर आपको $500 मिलेंगे जस्ट बिकॉज यू आर वर्किंग फ्रॉम होम फॉर योर होम ऑफिस
एक्सपेंसेस। तो अब तक जो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई ना, और ऑलमोस्ट हर कोई ये सारे बेनिफिट्स वगैरह ले सकता है। अब मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसके लिए कोई बंदा एलिजिबल होता है, लेकिन अगर आप एलिजिबल होंगे इस सारी चीज़ों के लिए तो फिर आप ये वाली चीज़ें भी यूज़ कर सकते हो अपना टैक्स रिफंड मैक्सिमाइज करने के लिए। डिडक्ट मूविंग एक्सपेंसेस। बहुत लोग आजकल अपनी PR के लिए मूव होते हैं, इधर उधर अपनी प्रोविंस मूव करते हैं, लाइक ओंटारियो टू नोवा स्कोशिया, ओंटारियो टू अल्बर्टा, किसी और प्रोविंस में ऐसे मूव होते हैं ना। तो जो आप मूव हुए हैं ना, उसके लिए भी आप अपने एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हो कनाडा में। लेट्स से आप अपने काम के लिए किसी और प्रोविंस में मूव हुए हो, या फिर आप अपने पर्सनल बिजनेस के लिए किसी और प्रोविंस में मूव हुए हो, या फिर यू वांट टू अटेंड योर कॉलेज और यूनिवर्सिटी इन डिफरेंट प्रोविंस, तो आप अपने एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हो। द एलिजिबल एक्सपेंसेस आर ऑफ योर व्हीकल एक्सपेंसेस, आपके कार के एक्सपेंसेस जो भी होंगे, योर एकोमोडेशन एक्सपेंसेस, योर कॉस्ट फॉर यूटिलिटी हुकअप्स एंड डिसकनेक्शन। ठीक है, ये सारा कुछ आप अपना क्लेम कर सकते हो इंक्लूडिंग योर मूविंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट थिंग इज डिडक्ट चाइल्ड केयर एक्सपेंसेस। हम अपने चाइल्ड के लिए भी अपने एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हैं जब हम अपना टैक्स फाइल करते हैं। यू कैन क्लेम द एक्सपेंसेस फॉर ईच चाइल्ड। अगर आपका जितने भी आपके पास बच्चे हैं, 2 3 4 5, अगर आपके बच्चे 18 साल के अंदर है ना उनकी उम्र, देन यू कैन क्लेम अप टू मैक्सिमम ऑफ $2,273। अब इसके लिए क्या क्या होगा, ये आपको क्यों क्लेम करने हैं, किस किस चीज़ों के लिए क्लेम करने हैं। ऐसा नहीं कि आप जाकर बोल दो कि हमारा बच्चा है 18 साल के अंदर और हमें उसके लिए पैसे चाहिए। किस किस चीज़ों के लिए आपको क्लेम करने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, चाइल्ड केयर सर्विसेज फ्रॉम केयर गिवर्स, डे केयर सर्विसेज, चाइल्ड केयर सर्विसेज फ्रॉम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, डे कैंप्स एंड डे स्पोर्ट्स स्कूल्स, बोर्डिंग स्कूल्स, ओवरनाइट कैंप्स। इन सब चीज़ों के लिए आप क्लेम कर सकते हो। तो अब मैं वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ कुछ काफ़ी दिनों के बाद। बीच में मैंने और काफ़ी व्लॉग्स वगैरह डाल दिए और बिजी हो गया था जरा काम में, इसलिए पूरी वीडियो नहीं बनी थी उस दिन। तो अभी वीडियो कंटिन्यू करते हैं आगे। तो अगला है क्लेम क्रेडिट्स फॉर सीनियर्स। इफ़ यू आर सीनियर ओवर 65 years old in Canada, you can claim up to $7,637 per year। ठीक है, इफ़ यू आर रिसीविंग पेंशन, अगर आपको पेंशन मिल रही है, देन यू कैन रिसीव अप टू $2,000। क्लेम डिसेबिलिटी टैक्स क्रेडिट। अगर आप डिसेबल हो और कनाडा में डिसेबिलिटी टैक्स क्रेडिट्स भी मिलते हैं, और वो किस लिए, और वो टैक्स क्रेडिट्स देते हैं। वो जो क्रेडिट्स होते हैं ना, वो टैक्सेबल इनकम को कम करने के लिए होते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट्स बता सकूँ एक ही वीडियो में, ताकि अगर आपने कल अपना टैक्स फाइल करना है कनाडा में आकर, या फिर आप ऑलरेडी कनाडा में हो, तो आपको पता चल सके कि इनमें से कौन कौन से बेनिफिट्स के लिए आप एलिजिबल हो। ठीक है, क्लेम द डिसेबिलिटी टैक्स क्रेडिट। कैनेडियंस लिविंग विद डिसेबिलिटी कैन क्लेम डिसेबिलिटी टैक्स क्रेडिट, दैट ऑल्सो कॉल्ड DTC, टू हेल्प रिड्यूस एनी इनकम टैक्स दैट मे ओ द गवर्नमेंट। ठीक है, ये मत सोचना कि मैं कहाँ देख रहा हूँ, मैंने कॉपी पे लिखा हुआ है, इसलिए ये वो पढ़ के रीड कर रहा हूँ ताकि मेरी वीडियो थोड़ी बढ़िया बन सके और आपको अच्छे से समझ आ सके। ये जो क्रेडिट्स है, ये टैक्सेबल इनकम को कम करने के लिए होगा। कैनेडियंस विद डिसेबिलिटी कैन क्लेम अप टू $8,576 पर ईयर एट द एंड होम बायर्स अमाउंट। ये भी काफ़ी बढ़िया है, लेकिन मुझे ये पता नहीं है ये काम कैसे करता है, लेकिन मैंने ये रिसर्च की थी थोड़ी सी, फिर मुझे इसका पता चला। यू कैन क्लेम अप टू $5,000 इफ़ यू परचेज योर फर्स्ट होम इन कैनेडा एंड डिड नॉट लिव्ड इन अनदर होम ओन्ड बाय यू और योर पार्टनर इन द पास्ट 4 years। अगर आप अपना कनाडा में पहला घर खरीदते हो तो फिर आपको $5,000 तक आप क्लेम कर सकते हो, अगर ये आपका पहला घर है। लेकिन और पिछले 4 सालों में आप किसी भी आपने कोई भी और घर नहीं लिया और अपने पार्टनर ने भी और घर नहीं लिया और आप उस घर में नहीं रहे, तो फिर आप $5,000 तक अपने पहले घर से क्लेम कर सकते हो। सो दीज आर ऑल द बेनिफिट्स दैट आई वांट टू डिस्कस विद यू गाइज। तो ये मैंने बहुत रिसर्च करके ये वीडियो बनाई है, काफ़ी चीज़ें वगैरह ढूंढी है, रील भी मैंने डाली है इंस्टाग्राम पर। अगर आपको क्विक वीडियो चाहिए तो फिर आप वो रील देख सकते हो इंस्टाग्राम पर जाकर और वो सेव कर सकते हो। तो ये मैं जस्ट नॉर्मली आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या क्या कैसे आपका रिफ़ंड मैक्सिमाइज हो सकता है। मैं कोई भी ऐसा नहीं कह रहा कि ये सारा कुछ बिल्कुल सही है या गलत है, ये सिर्फ जस्ट आई रिसर्च्ड ऑनलाइन एंड देन आई मेड दिस वीडियो। मैं यही कहूँगा, अगर आपने अपना टैक्स फाइल करना है, गो टू योर अकाउंटेंट एंड डिस्कस विद देम ऑल दिस बेनिफिट्स। उसके साथ ये सारे के सारे बेनिफिट डिस्कस करना, बाद में अपना टैक्स फाइल करना। मेरी वीडियो देखकर ऐसा नहीं है कि बस चले और हम टैक्स फाइल कर देते हैं, कोई बात नहीं, हमने कन्नड़ा ब्लॉग्स की वीडियो देखी और बेनिफिट्स आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ
मैं अपने व्यूज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो मेक श्योर आप अकाउंटेंट के साथ जाकर डिस्कस करना पहले सारा कुछ, बाद में अपना टैक्स फाइल करना। और हाँ, बहुत लोग मुझे ये भी मैसेजेस कर रहे हैं कि मैं टैक्स फाइल करता हूँ कि नहीं, और मैं उनका टैक्स फाइल कर सकता हूँ या नहीं, या फिर मैं उनको कोई अकाउंटेंट रेफ़र कर सकता हूँ या नहीं। ना ही मैं टैक्स फाइल करता हूँ, ना ही मेरे पास कोई अकाउंटेंट है जो मैं आपको बता दूं कि जिसके पास आप जा सको। और मैं अपना टैक्स भी खुद फाइल नहीं करता, मैं भी अकाउंटेंट से करवाता हूं, क्योंकि ये उनका काम है, जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो क्या होता है आगे, दूजा करे तो बस फिर आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। जो नए हैं मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके तुरंत आपको कैसी लगी वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप वाचिंग कन्नड़ा व्लॉग, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग गाइस।